आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका इलाज क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में एक समस्या आती है। जब व्यक्ति डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा होता है तब उसे दवाइयां दी जाती हैं, एंटी डिप्रेशेंट दिए जाते हैं, जिससे कई बार उसका मूड इतना लिफ्ट हो जाता है कि वो मैनिया वाली हालात में पहुंच जाता है। और फिर डॉक्टर साथ में उसे मूड स्टेबलाइजर भी देते हैं ताकि उसका मूड बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। पर ये जो मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? बाइपोलर का रोगी इधर से इधर भटकता रहता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक इलाज से दूसरे इलाज, क्योंकि उसकी दवाइयों की सही सेटिंग ही नहीं हो पाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से किया जा रहा होता है, जबकि हमारे शरीर के अंदर ठीक करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म भी होता है जिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे सबके अंदर होम्योस्टेसिस नाम का एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा तंत्र है जो किसी भी परिस्थितियों के अंदर हमारे शरीर के अंदर संतुलन बना के रखता है। मतलब हर व्यक्ति के शरीर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, खुद को ठीक करने की योग्यता होती है। जब तक शरीर का यह तंत्र ठीक नहीं होगा बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाइपोलर में संतुलन बिगड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आज मैं आपको 5 ऐसी वैज्ञानिक प्राकृतिक तरीके बता रहा हूं जिसके माध्यम से आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से ऐसे बदलाव आएंगे कि आपका मूड स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, स्थिर रहना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कोई दवाइयां खा रहे हैं तो उनका प्रभाव भी ठीक से होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, कॉग्निटिव टेक्निक। बाइपोलर डिसऑर्डर का सबसे बड़ा खतरा केवल एपिसोड का आना नहीं है, बल्कि यह है कि व्यक्ति को अक्सर पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर मैनिया या डिप्रेशन वाला कौन सा एपिसोड शुरू हो चुका है। सीबीटी यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का एक विशेष रूप ऐसा है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में उपयोग किया जाता है। जब मैनिया की शुरुआत होती है तो व्यक्ति को असाधारण आत्मविश्वास महसूस हो सकता है, उसे नींद की आवश्यकता कम महसूस होने लग जाती है, खर्च करने की इच्छा बढ़ जाती है और वो बड़े बड़े निर्णय जल्दबाजी में लेने लग जाता है। तो सीबीटी का पहला कदम क्या है? आपने क्या करना है? जो प्रारंभिक चेतावनियां आती है उनकी एक सूची बना लेनी है। उदाहरण के लिए केवल 3 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस ना होना, अचानक अत्यधिक बोलने लगना, बहुत अधिक योजनाएं बनाना। इसी प्रकार से आप डिप्रेशन के संकेतों की लिस्ट बना लीजिए, जैसे फोन ना उठाना, लोगों से दूरी बनाना, दैनिक कार्यों में रुचि कम होना। अपने फोन या कागज पर आपने एक या आपके परिवार के किसी सदस्य ने एक चेकलिस्ट बना लेनी है, उसके ऊपर टिक करना है कि कौन कौन से संकेत आ रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है, आपने मूड डायरी बनानी है, यानी कि हर रोज आपने अपनी मनोदशा को 1 से लेकर 10 के बीच में कोई अंक देने हैं, ताकि आपको अपने ब्रेन का एक पैटर्न सही प्रकार से दिखाई देना शुरू हो जाए, ताकि आप किस प्रकार के पैटर्न से गुजर रहे हैं उसका इलाज कर सकें। अगर मूड डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो आपने 3 काम करने हैं। मूड अच्छा होने का इंतजार ना करें, रोज 20 से 30 मिनट तक आपने चलना है, किसी से बात करना, एक छोटा सा काम पूरा करना और कोई ऐसी हॉबी, कोई रुचि जिसके अंदर आपका बड़ा इंटरेस्ट है वो काम करना है। और दूसरा ये कि एक्टिविटी की शेड्यूलिंग कर लो। अगले दिन कोई 3 काम लिख लीजिए जो आपने करने हैं, जैसे 20 मिनट वॉक करनी है, एक फ़ोन कॉल करनी है, घर का एक छोटा सा काम करना है और बहुत बड़े लक्ष्य रखने से बचना है। तीसरा काम है थॉट चेकिंग, यानी विचारों की जांच। जब कोई नेगेटिव विचार आए लिखिएगा, जैसे विचार आया मैं कुछ नहीं कर सका, फिर पूछिएगा इसके पक्ष में आपके पास सबूत क्या है, इसके खिलाफ सबूत क्या है। अगर इस हालात में मेरा कोई दोस्त होता तो वो क्या सलाह देता। फिर संतुलित विचार लिखिएगा, अभी मैं संघर्ष कर रहा हूं लेकिन मैं पहले से मुश्किल काम से निकल चुका हूं। यह सब आपने तब करना है अगर आपका मूड डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अगर आपका मूड मैनिया की तरफ जा रहा है तब आपने क्या करना है, इस बात को आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले आपने पॉज एंड चेक का नियम अपनाना है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेने का मन करे, क्या यह निर्णय पिछले 4-5 दिनों में अचानक मेरे मन में आया है? क्या मैं सामान्य से ज्यादा उत्साहित या आत्मविश्वासी महसूस कर रहा हूं? क्या कोई भरोसेमंद व्यक्ति भी उसे अच्छा विचार मानता है?
यदि संदेह हो तो निर्णय को 24 से 48 घंटे तक टाल दीजिएगा। दूसरा काम है एक्टिविटी को स्लो करना। एक्टिविटी स्लोइंग बोलते हैं इसे। मैनिया में लोग अक्सर बहुत सारी गतिविधियां एक साथ शुरू कर देते हैं, इसलिए एक समय में आपने एक ही काम लेना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। नई योजनाओं की संख्या आपने सीमित रखनी है। दिन में शांत गतिविधियां जैसे पढ़ना, हल्की सैर करना, संगीत सुनना, इस प्रकार के व्यवहार आपने करने हैं। और अगर हो सके तो आपने पानी भी पीना है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे पीजिएगा, ताकि आपके ब्रेन को ये मैसेज मिले कि बाहर कुछ भी हड़बड़ी में करने वाला नहीं है। तीसरा काम, अगर आप बाइपोलर में हैं तो आपने अपने आसपास एक विश्वसनीय व्यक्ति जरूर रखना है। हम मनोविज्ञान में इसे पर्सन फीडबैक यानी एक विश्वसनीय सलाह कहते हैं। एक भरोसेमंद व्यक्ति जो आपका परिवार हो सकता है, मित्र हो सकता है, उससे पूछिएगा, क्या मैं सामान्य से ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ? क्या मैं ज़्यादा बेचैन या आवेगी लग रहा हूँ? क्या मेरे व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है? कई बार दूसरे लोग शुरुआती संकेतों को आपसे पहले पहचान लेते हैं। और चौथा काम आपने करना है स्पेंडिंग कंट्रोल करना है। यदि खर्च करने की इच्छा बढ़ रही है तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हवाले कर देना है। बड़े खर्चों के लिए 48 घंटे वाला नियम याद रखना है, यानी कि जब भी शॉपिंग करने का मन करे तो आपने उसे 48 घंटे के लिए टाल देना है। ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं उसके ऐप्स को भी थोड़ी देर के लिए अपने फोन से बंद कर दीजिएगा। तो ये थे कुछ वो तरीके जो आप कॉग्निटिव रूप से अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, ताकि आप बाइपोलर के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। अब बात करते हैं अगली टेक्निक की, मेंटेनिंग ए रेगुलर डेली रूटीन। याद रखिएगा, अगर बाइपोलर का पेशेंट नियमित दिनचर्या बना लेता है तो इससे बड़ी शक्तिशाली औषधि और कुछ नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से विकसित की गई चिकित्सा पद्धति IPSRT यानी कि इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार की साइकोबायोलॉजिकल थेरेपी है जिसे विशेष रूप से बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ही विकसित किया गया है। और इसका मुख्य विचार क्या है? जितनी नियमित आपकी दिनचर्या, आपकी जैविक घड़ी होगी, उतना ही मूड आपका स्टेबलाइज रहेगा, स्थिर रहने की संभावना है। बाइपोलर डिसऑर्डर में नींद, जागने का समय, भोजन और काम और सामाजिक गतिविधियों की लय बिगड़ने लग जाती है, और इसी के कारण ही मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड का खतरा भी बढ़ जाता है। IPSRT के दो मुख्य भाग हैं। नंबर 1 सोशल रिदम थेरेपी। इसमें रोजमर्रा की गतिविधियों को नियमित किया जाता है। रोज एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर सोना, भोजन भी सही समय पर करना, एक्सरसाइज का भी निश्चित समय और लोगों के साथ मिलने जुलने का भी एक समय। लक्ष्य परफेक्ट होने का नहीं है, परफेक्ट रूटीन बनाने का नहीं है, बल्कि स्थिर रूटीन बनाने का है। और नंबर 2 है इंटरपर्सनल थेरेपी। रिश्तों और जीवन की घटनाओं से जुड़े तनाव को संभालना। बतौर मनोवैज्ञानिक मैं हमेशा 4 प्रमुख क्षेत्रों पे काम करने के लिए कहता हूं। नंबर 1 दुख या ग्रीफ, रिश्तों में विवाद, जीवन की भूमिका में बदलाव और सामाजिक अलगाव। ये 4 वो विषय हैं जो आमतौर पे एक बाइपोलर पेशेंट बड़े शिद्दत से महसूस करता है। अगर आप घर पे IPSRT यूज करना चाहते हैं तो आपने घर पे एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर अपना पूरा टाइम टेबल आपका लिखा होना चाहिए, क्योंकि सही टाइम टेबल से बाइपोलर में बड़ी मदद मिलती है। खोज ये बताती है, अनुसंधान ये बताते हैं कि अगर आप नियमित नींद लेते हैं और अगर आपका जागने का चक्कर बिल्कुल सही है तो आपको ये जो बाइपोलर के जो संभावनाएं हैं ये बहुत कम हो जाती हैं। दवाओं के साथ मिलकर IPSRT मूड स्थिरता में मदद कर सकती है। एक सरल नियम है, स्लीप फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, मूड थर्ड। अर्थात पहले नींद को नियमित कीजिएगा, फिर दिनचर्या को नियमित कीजिएगा। मूड अक्सर उसके बाद अपने आप ही स्थिर होने लग जाता है। IPSRT विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है जिनके अंदर मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड अक्सर नींद और दिनचर्या में बदलाव के बाद शुरू होते हैं। अनुसंधान बताती है कि नींद में गड़बड़ी बाइपोलर एपिसोड का सबसे बड़ा कारण है। एक रात की खराब नींद भी कई बार मैनिया और अवसाद को शुरू कर सकती है। इसलिए आपने हर रोज एक ही समय पर सोना है, एक ही समय पर जागना है, भोजन का समय भी निश्चित करना है और दिनचर्या को आपने बिगाड़ना नहीं है। और सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और स्क्रीन को बंद कर देना है। और डिप्रेशन के दौरान स्वयं को पूरी तरह से निष्क्रिय ना होने दीजिए। छोटी छोटी गतिविधियां, टहलना, चाय बनाना,
पौधों को पानी देना जैसे काम कर सकते हैं। और मैनिया के दौरान अपनी गतिविधियों को जानबूझ के आपने बिल्कुल धीमा रखना है। अगर मैं आपको एक सरल और साधारण शब्दों के अंदर कहूं तो आपकी एक रेगुलर रूटीन होनी चाहिए पूरे दिन की। यह देखा गया है कि जिन लोगों पे भी हमने इस प्रकार का उनको चार्ट बना के दिया है, उनकी रूटीन बना के दी है, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि उनकी जिंदगी के अंदर काफी बदलाव आए हैं। उनका बाइपोलर डिसऑर्डर जो है काफी हद तक मैनेज होना शुरू हो गया है। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक की तरफ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब भी आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, कोई भी सांस की एक्सरसाइज करनी है, तो आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने देखा है कि लोग सांस की कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और सबसे बुरी बात क्या है कि एक्सरसाइज करवाने वाले लोग भी ये नहीं बताते हैं कि कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। यदि आप स्पष्ट रूप से मैनिक पेशेंट हैं या मैनिया की अवस्था में हैं तो बहुत तेज, जोरदार, अत्यधिक उत्तेजक सांस लेने से बचना है। सरल, धीमी और आरामदायक सांसों पर आपने ध्यान देना है। याद यह रखना है कि जब बाइपोलर एपिसोड तीव्र हो जाता है तो केवल मन ही नहीं, पूरा शरीर भी प्रभावित होता है। ऐसे समय में ब्रीदिंग कंट्रोल बेहद ज्यादा पावरफुल हो जाता है। याद रखिएगा, जब मैनिया चल रहा हो तो नर्वस सिस्टम को आराम देने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जब डिप्रेशन चल रहा हो तो नर्वस सिस्टम को तेज करने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बाइपोलर में की जाने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप आसानी से समझ लीजिएगा। एक सरल टेक्निक है फिजियोलॉजिकल साई। नाक से सांस लेना है, उसके बाद आपने एक अतिरिक्त सांस और लेना है और फिर धीरे धीरे आपने इसको मुंह से छोड़ना है। इससे आपका शरीर और मन शांत रहेगा। मैनिया की अवस्था में 4 गिनती तक सांस लीजिएगा और 8 गिनती तक इसे धीरे धीरे छोड़ना है। लंबी सांस छोड़ना शरीर की शांति प्रणाली को सक्रिय करता है, उत्तेजना कम होती है। यदि अत्यधिक सुस्ती या भावात्मक जड़ता महसूस हो रही है तो कुछ तेज और गहरी सांसें लेकर ऊर्जा का स्तर बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मैं ये कहता हूं कि इस समय बेली ब्रीदिंग सबसे अच्छी है। आपने सांस लेते समय यह ध्यान देना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट थोड़ा फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ें तब आपका पेट थोड़ा सा पिचकना चाहिए। इससे आपके ब्रेन का जो शांति वाले केंद्र हैं वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आपको एक बड़ा आराम मिलता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बाइपोलर में कौन सी सांस की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैं हमेशा भ्रामरी प्राणायाम का नाम लेता हूं। भ्रामरी प्राणायाम में सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी हमिंग की जाती है, ऐसे। भ्रामरी प्राणायाम करने की आसान विधि क्या है? आराम से सीधे बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब गहरी सांस लीजिएगा और सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी हमिंग की धीमी गूंज वाली आपने ध्वनि पैदा करनी है। यहां आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो ध्वनि है वो लंबी हो और शांत हो। ध्यान ये रखना है सांस धीरे धीरे बाहर निकले और आपका मन कंपन पर ही केंद्रित हो। ऐसा आपने 4-5 बार करना है। शोध बताते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम में नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, गाबा, कोर्टिसोल ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। इसी कारण से कई मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इसे बाइपोलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये अपने आप में हर मानसिक बीमारी या बाइपोलर का पूरा इलाज नहीं है, बल्कि दवा और मनोचिकित्सा के साथ मिलकर मानसिक संतुलन को मजबूत करने में मदद जरूर करती है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, मनोवैज्ञानिक टेक्निक। अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करें, यानी कि मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की बात करें, तो हम डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी कि डीबीटी की बात जरूर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भावनाओं को नियंत्रित करना है, आवेगपूर्ण व्यवहार कम करना है और रिश्तों को बेहतर बनाना है। समझिए बाइपोलर डिसऑर्डर में डीबीटी कैसे मदद कर सकती है। डीबीटी बाइपोलर मुख्य चिकित्सा का विकल्प नहीं है। मतलब दिमाग में केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए जो दवाइयां की सहायता दी जा रही है उसे आपने बिल्कुल बंद नहीं करना है, लेकिन यह कई लक्षणों को संभालने में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। तो समझिए आपने इसे करना कैसे है। नंबर 1, आपने माइंडफुलनेस करनी है, वर्तमान क्षण पे ध्यान देना है।
मैनिया में तेज विचारों को पहचानना, डिप्रेशन में नकारात्मक विचारों को पहचानना तभी आएगा जब आप माइंडफुलनेस करेंगे। यहां आप 5 4 3 2 1 वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 5 चीजों को देखिएगा, 4 चीजों को छूकर महसूस कीजिए, 3 आवाजों को सुनिएगा, 2 चीजों को सूंघ लीजिएगा और 1 चीज का टेस्ट कर लीजिएगा। डीबीटी की दूसरी टेक्निक है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, यानी कि भावनाओं को सहन करना। जब मूड बहुत बिगड़ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय स्थिति को संभालना सीखना चाहिए। मैनिया के दौरान अगर किसी व्यक्ति को टोक दिया जाए तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। यह बाइपोलर की नेचर है। तो आपने घर पे क्या करना है? ठंडे पानी के मुंह पे छींटे मारने हैं, धीरे धीरे चलना है और अभी कोई फैसला नहीं लूंगा, इसका आपने नियम अपनाना है। और इसकी तीसरी टेक्निक है इमोशन रेगुलेशन, यानी कि भावनाओं का नियमन करना। मूड में बदलाव के शुरुआती संकेत पहचानना, नींद, भोजन, दिनचर्या नियमित रखना। कम नींद, बढ़ी हुई ऊर्जा और बहुत ज्यादा योजनाएं बनाना मैनिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। सामाजिक दूरी, थकान, रुचि कम होना डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। एक कॉपी पर या एक फोन पे नोट करके रखिएगा कि कौन सी भावना, कौन सा इमोशन, कौन सी परिस्थिति पैदा हो तो उस समय आपने कौन सी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक टेक्निक अपनानी है, आपने कैसे बिहेव करना है। डीबीटी की चौथी टेक्निक है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि रिश्तों के अंदर प्रभावशीलता। अपनी जरूरतों को शांत तरीके से व्यक्त करना और मैनिया के दौरान होने वाले विवादों को कम करना, ये दोनों बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप घर पे एक सरल डीबीटी रूटीन भी बना सकते हैं, जैसे सुबह 5 मिनट माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करना है, 5 4 3 2 1 वाली एक्सरसाइज करनी है, दिन में 10-20 मिनट आपने वॉक करनी है, शाम को मूड रेटिंग करनी है, 0 से लेकर 10 तक लिखना है कि मूड कैसा रहा। नियमित रूप से सोना, उठने का समय रखना है और मूड बढ़ने या गिरने के शुरुआती संकेतों को आपने अपने पास नोट करके रखना है। बाइपोलर को ठीक करने का अगला तरीका है आहार और पोषण। आज विज्ञान ये मानता है कि मस्तिष्क का स्वास्थ्य हमारी भोजन से गहराई से जुड़ा हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर में संतुलित आहार विशेष महत्व रखता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में कोई एक विशेष डाइट बीमारी को ठीक नहीं करती है, लेकिन भोजन की आदतें, मूड, ऊर्जा, नींद और दवाओं के प्रभाव पर बड़ा गहरा असर डालती है। तो आपने करना क्या है? एक तो आपने समय पर भोजन करना है, बिल्कुल, क्योंकि स्थिर दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। नाश्ता नहीं छोड़ना है, भोजन समय पर लेना है, लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। अचानक ब्लड शुगर गिरने से चिड़चिड़ापन, बेचैनी और मूड के अंदर उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और दूसरी बात, आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को शामिल करना है। बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रोटीन का बड़ा महत्व है, लेकिन ध्यान ये रखना है जब मैनिया वाला फेज चल रहा हो तब आपने अकेली प्रोटीन लेनी है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं लेने हैं, क्योंकि प्रोटीन के अमीनो एसिड सेरोटोनिन के अमीनो एसिड्स का रास्ता रोक लेते हैं। किंतु जब डिप्रेशन का फेज चल रहा हो तब आपने प्रोटीन की मात्रा दिन में कई हिस्सों में बांट कर लेनी है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अवश्य लेने हैं। आपने प्रोटीन के लिए दालें, राजमा, छोले, पनीर, अंडे, मछली, दूध कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड। कुछ अध्ययनों में देखा गया ओमेगा 3 से मूड ठीक होता है, किंतु यह मैनिया में कोई ज्यादा कार्य नहीं करता है। इसके लिए आप अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स भी ले सकते हैं। चौथी चीज है पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां। रंग बिरंगे फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो आपके ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी है। याद रखिएगा कि आपके प्लेट के अंदर रेनबो होना चाहिए, मतलब हर तरह के सब्जियां, फ्रूट, सैलेड होने चाहिए। और आपने कैफीन पर विशेष ध्यान देना है और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप मैनिया वाले फेज से गुजर रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय नहीं पीनी है, क्योंकि इससे कई बार लक्षण बढ़ जाते हैं। और याद रखिएगा, आपने विशेष रूप से यह भी ध्यान देना है कि रात के समय आप इस तरीके की एनर्जी वाली कोई ड्रिंक, कॉफ़ी या चाय मत पीजिएगा, क्योंकि उससे नींद को खतरा हो सकता है। नींद को खतरा हुआ तो फिर बाइपोलर के लक्षण जाग सकते हैं। इसके अलावा बाइपोलर में जो दवाइयां ली जाती हैं उनके साथ भी कई बार इनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार से अन्य नशीले पदार्थों का बाइपोलर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग अपनी उदासी को भगाने के लिए शरीर में उत्तेजना पैदा करने वाले नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वो मेनिया वाले फेस में पहुंच जाते हैं। ऐसे कई प्रसिद्ध लोगों के साथ पहले भी हो चुका है।
अगर आप मेरा कहा माने तो बाइपोलर के दौरान आप एक संतुलित पौष्टिक आहार लीजिएगा और किसी एक पदार्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फिसिस मत दीजिएगा। चाहे वो सूखे मेवे हों, सब्जियां हों, सैलेड हो, फ्रूट हो, दालें हों, पोल्ट्री हो, डेयरी के सामान हो, इन सब का आपने एक संतुलित आहार लेना है। अत्यधिक चीनी, कोल्ड ड्रिंक और अत्यधिक प्रोसेस्ड पदार्थों से आपने बचना है। इनकी जगह आप दालें, दलिया, राजमा, ब्राउन राइस जैसी चीजें ले सकते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैग्नीशियम के लिए आप कद्दू के बीज, पालक जैसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर आपकी पहचान नहीं है, यह केवल एक चिकित्सीय स्थिति है और इसका प्रभावी प्रबंधन संभव है। हमने 5 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जाना है जिनके माध्यम से आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रियजन या आप बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं तो आशा मत छोड़िएगा। सही उपचार, नियमित दिनचर्या, परिवार के सहयोग और आत्म जागरूकता के साथ एक संतुलित, सफल और सुखद जीवन पूरी तरीके से संभव है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि मेंटल हेल्थ से जुड़ी शुद्ध वैज्ञानिक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।